ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और ग्लोबल अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोबल अड्डा में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर है। तो उसके अपडेट्स क्या हैं, उन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ताकत की बात करेंगे, ईरान की ताकत की बात करेंगे, इजराइल की ताकत की बात करेंगे, किसके पास कितनी ताकत है, कौन कितना मजबूत है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। ग्लोबल फायर पावर रेटिंग जो है वो क्या कहती है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ईरान की एक मस्जिद है जमकरान मस्जिद, इसके ऊपर लाल झंडा फहरा दिया गया है। और लाल झंडा फहराने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है युद्ध का आगाज, यानी कि जंग शुरू हो चुकी है, तैयार हो जाओ। दरअसल 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा टारगेट इसको बनाया, इसके अलावा टारगेट बनाया खास तौर पर उनके सैन्य ठिकानों को और साथ ही साथ बड़े सैन्य अधिकारियों को। और इसमें IRGC के जो मुख्य जनरल हैं उनको भी निशाना बनाकर उनको भी मार दिया गया। दूसरी तरफ परमाणु अड्डों पर भी हमला किया गया और लगातार स्ट्राइक की जाती रही। इजराइल ने इस मामले में कहा कि हम नहीं रुकेंगे जब तक हमारा लक्ष्य हम हासिल नहीं कर लेते। लेकिन ईरान ने क्या किया है, ईरान ने कैसे जवाब दिया है, इसकी भी बात करेंगे। उसके पहले जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। ईरान का जवाबी कार्रवाई जो है वो हमने देखी कि पहले इजराइल ने बात शुरू की और दूसरी तरफ ईरान ने इसमें जवाब दिया। लेकिन इसके पहले का अगर बात को देखें तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों के बीच बातचीत होती है। कब होती है? मंगलवार को होती है। 40 मिनट की बातचीत में यह कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंयामिन नेतन्याहू से यह कहा था कि आप गजा में कार्रवाई को रोक दो ताकि हम ईरान से जो परमाणु मामले को लेकर बातचीत होने वाली है उस पर कोई हम पुख्ता कदम उठा सकें, उस पर कोई डील बन पाए। लेकिन हुआ क्या, उसके 2 दिन के भीतर ही इजराइल ने हमले कर दिए। तो क्या वाकई में ट्रंप ने इजराइल को यही कहा था या बेंयामिन नेतन्याहू को यही कहा था या बातचीत कुछ और हुई थी? क्योंकि इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ कितना गहरा है ये किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल ने अमेरिका को खबर नहीं की। लेकिन जब हमला हुआ उसके बाद अमेरिका ये तुरंत सफाई देता हुआ नजर आया कि हमको बाद में खबर लगी। जब इजराइल ने कर दिया उसके बाद हमको खबर की गई और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यानी कि अपने आप को इस सबसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर करने की कोशिश अमेरिका करता नजर आया। लेकिन ईरान ने कहा कि हमको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा गेम खेल रहे हैं। और ईरान ने कहा कि आने वाले वक्त में अगर लगा हमको तो हम अमेरिका के जो ठिकाने हैं, अमेरिका के जो बेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको भी टारगेट करेंगे क्योंकि वो भी हमारे निशाने पर है। लेकिन इसके बाद जब इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से। ईरान ने सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद ईरान की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया। बड़ा अटैक कहाँ किया गया? तेल अवीव पर, जो कि राजधानी है इजराइल की, वहाँ पर अटैक किया गया और वहाँ पर अटैक करके बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़बर यह है कि इजराइल के 10 नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल भी बताए गए हैं। करीब 300 के आसपास इसमें घायल बताए गए हैं। इजराइल की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है? इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि उसने सब हमलों को रोक दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हमने 3 फाइटर जेट F-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट माने जाते हैं, उनको हमने ढेर कर दिया है, उनको हमने मार गिराया। और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें अटैक हो रहा है और इसमें फाइटर जेट्स जो हैं वो गिर रहे हैं। ये फाइटर जेट अमेरिका में बनते हैं और इजराइल इनका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच में 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी है। और ऐसे में इसकी रिफ्यूलिंग कहाँ हुई, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अमेरिकी अड्डों का सहारा लिया गया? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम इससे अभी दूर हैं। दूसरी तरफ खबर एक और आई है। खबर यह है कि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है ताकि इजराइल की मदद की जा सके। ये तो अपडेट की बात हो गई। लेकिन 2-3 खबरें और सामने आई है, उन बयानों पर नजर डाल लेना चाहिए, 2-3 खबरों पर नजर डाल लेनी चाहिए। क्या खबर है? अमेरिका के साथ ईरान की 6ठे दौर की मीटिंग थी। कब होने वाली थी? ये शनिवार को होने वाली थी, लेकिन ये कैंसिल हो गई। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? मेक अ डील, मेक अ डील। बार बार वो ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो और मेक अ डील।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान और आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने ईरान को 60 दिन का वक्त दिया था और 61वें दिन देखो क्या हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 60 दिनों का वक्त दिया था वो तो कब का पूरा हो चुका है। और उसके बाद अमेरिका से बार बार ये बात क्यों सामने आ रही थी कि ईरान के साथ हम बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। और उसके बाद इजराइल क्या अमेरिका को बगैर बताए अटैक कर सकता है? क्योंकि ये बराबर ये बात कही जा रही थी कि इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है और ये बार बार कहा जा रहा था कि अमेरिका इजराइल को कह रहा है कि अभी अटैक नहीं करना है क्योंकि हम कूटनीतिक तरीके से इसका कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन इजराइल नहीं माना और राइजिंग लायन के नाम से ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ इस के जवाब में ईरान ने भी अपना जो ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया है और उसने कहा है कि हम जो है वो बदला लेंगे। हमारे सैन्य कमांडर्स अधिकारी जो हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है तो हम बदला ज़रूर लेंगे। अब इसमें बड़ी बात यह है कि शांति की बात अब ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अब जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान को डील कर लेना चाहिए। मेक मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। ट्रंप की तरफ से एक बयान ये सामने आया कि मिडिल ईस्ट को हम फिर से महान बनाएं, आओ मिलकर काम करें। जब इतना सब कुछ हो गया तब दूसरी तरफ ईरान में जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैसे तैयारी हो गई है? ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और पार्किंग्स को बॉम्ब शेल्टर के रूप में खोल दिया है कि वहां पर अगर बॉम्बिंग होती है तो वहां पर बॉम्ब शेल्टर बनाए जाएंगे और वहां पर उसे उस रूप में खोल दिया। एक बड़ा बयान आया है, वो कहां से आया है? सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा है इस बात को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल वो सब कुछ कर रहा है जो कि अमेरिका और ईरान में जंग को और बड़ा करे, यानी कि अमेरिका और ईरान जंग में उलझ जाएं, ये इसके लिए इजराइल जो है वो कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने हालात के मद्देनजर अमेरिका से कहा कि अब इजराइल की मदद के लिए, इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका को मैदान में आना चाहिए। खबर यह भी है कि अमेरिका ने जंगी जहाज़ों को इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। ठीक है, ट्रंप ने खामनेई को यह चेतावनी भी दी और कहा कि अगर धमकी दी, क्योंकि खामनेई ने यह भी कहा कि हमको मालूम है कि इसके पीछे कौन है, कौन सहयोग कर रहे हैं। तो ट्रंप ने खामनेई को यह कहा है कि अगर हमको धमकी दे रहे हो, अगर हमको आप ये कह रहे हो कि हम पर हमला कर देंगे या हमारे सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जाएगा, तो इस मुगालते में आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को लड़ने के लिए अगर आप मजबूर करते हैं तो अमेरिका इसमें उतर आएगा और फिर सैन्य कार्रवाई अमेरिका भी करेगा और उसके बाद अमेरिका की ही जीत होगी। ये कब उन्होंने कहा? ये तब उन्होंने कहा जब अमेरिका का 250वां जो सेना दिवस था वो मनाया जा रहा था। इस मौके पर उन्होंने कहा। ईरान ने यह कहा है कि इजराइल, अगर देखिए बड़ी खबर क्या है, ईरान ने यह कहा है कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो हम भी थम जाएंगे, लेकिन अगर नहीं माना तो हम ऐसा जवाब देंगे कि पीढ़ियां नेतन्याहू की याद करेंगी कि हमने कोई जवाब दिया है, क्योंकि आपने हमारे नेताओं का, हमारे लोगों को शहीद किया है। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। मतलब ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये बताता है कि किसकी कितनी ताकत है, किस मुल्क की सैन्य ताकत क्या है। मिलिट्री लिस्ट में इजराइल 15वें नंबर पर है और ईरान का नंबर 16वें नंबर पर आता है। ठीक है, 2023 में ईरान की रैंक 17 थी, इजराइल का 18वें नंबर था और इसमें 60 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिस पर देशों की ताकत को परखा जाता है। उसकी सैन्य ताकत क्या है, फैसिलिटीज़ उनके पास क्या है, इसके अलावा सेना में कितने लोग हैं, उनके पास टैंक्स कितने हैं, उनके पास विमान कितने हैं, उनके पास मिसाइल्स कितनी हैं, उनके पास ज़मीन पर हमला करने के लिए क्या ताकत है, उनके पास हवा में हमला करने के लिए ताकत क्या है, पानी से हमला करने की ताकत क्या है। ये सारे पैमाने होते हैं। अब अगर बात की जाए तो ईरान की खासियत उसकी बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है ईरान के पास। IRGC अपनी अलग फोर्स है खामनेई की, और दूसरी तरफ उसके पास मिसाइलें हैं और मिसाइलों का भंडार है मिसाइलों का। ये कहा जाता है कि मिडिल एशिया जो है वहाँ पर सबसे बड़ा अगर मिसाइल भंडार है तो वो ईरान के पास है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का ज़माना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल आसानी से इंटरसेप्ट भी कर ली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, भले ही उसकी संख्या कम हो। दूसरी तरफ हुतीज़ ने भी मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ, वो भी वहाँ से हमले कर रहे हैं, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसको
इजराइल कैसे उनसे निपट रहा है। तो इजराइल के पास सबसे ज़्यादा ताकत भले इतनी ज़्यादा ना हो ईरान के मुकाबले, लेकिन इजराइल के पास है उसका एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की बॉर्डर सीधे सीधे तो लगती नहीं है, तो हमला जो होता है वो ड्रोन के ज़रिए होता है, फाइटर जेट्स के ज़रिए होता है या मिसाइलों के ज़रिए होता है। तो ऐसे में इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पहले से मजबूत कर रखा है। उसके पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे डेविड स्लिंग है उसके पास थार्ड सिस्टम है, उसके पास एक सिस्टम और है जो आप जानते हैं कि उसको लेकर लगातार इजराइल ये दावे करता है कि उसने जो डेवलप किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम वो सबसे बढ़िया है, प्रभावशाली है और सबसे ज़्यादा उसी से हमले रोके जाते हैं। एक एरो सिस्टम भी है और ये इजराइल की सफलता की रीढ़ मानी जाती है कि इजराइल को हमलों से बचाने के लिए सबसे बड़ी रीढ़ जो है वो यही है। 90% से ज़्यादा इसकी सफलता दर है और इसलिए ईरान भी इस बात को जानता है और इसीलिए वो लगातार मतलब आप समझिए कि 150 मिसाइलें अगर एक साथ दाग दी जाएं तो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि वहाँ से भी लगातार ड्रोन्स अटैक किए जा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये सारे अटैक जो है कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, तो एक तो ये है। इसके अलावा इजराइल के पास एरो सिस्टम है और 2400 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को इससे रोका जा सकता है। ठीक है, इजराइल के पास थार्ड सिस्टम है, डेविड स्लिंग है और आयरन डोम भी है। आयरन डोम के बारे में आप जानते हैं कि आयरन डोम की चर्चा लगातार सामने आती है और डेविड स्लिंग अगर एयर सिस्टम की बात की जाए तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किए जाते थे, लगातार मिसाइलें दागी जाती थी, उसको रोकने का काम जो है ये डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम करता आया है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी संख्या में बड़ा है। अच्छा, रशिया और ख़ुद स्वदेशी तकनीक से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार हुआ है। इसके पास S-300 है, बावर 373 है, खोरदाद 15 है और 9 डे जैसे डिफेंस सिस्टम इसके पास मौजूद हैं। स्टेल्थ जेट्स को ट्रैक करने में थोड़ा सा ये कमज़ोर माने जाते हैं कि स्टेल्थ जेट्स जो हैं उनको ये ट्रैक नहीं कर पाते। ईरान के पास पश्चिम एशिया में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और माना जाता है कि ये तो घोषित रूप से, इसके अलावा भी बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ईरान के पास है और ये 10,000 का भी हो सकती है संख्या। इसके अलावा इसके पास ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी अहम है, क्योंकि आपने देखा कि ड्रोन से ही हमला हो रहा है। अज़रबैजान का अगर आपने युद्ध आपको याद हो तो वहाँ पर सबसे पहले ड्रोन से अटैक देखे गए और उसके बाद अब इसी तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो ये युद्ध की एक नई टेक्नोलॉजी है। ज़मीन पर ये वॉर शुरू होगा या डायरेक्ट दोनों मुल्क आपस में भिड़ेंगे, ऐसा संभव नज़र नहीं आता, इसलिए क्योंकि दोनों मुल्कों की ज़मीन से नज़दीकियाँ तो है नहीं, यानी कि बॉर्डर नहीं लगती है। तो एक बड़ी बात ये है, क्या यूएस इसमें इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका को खामनेई जो हैं वो साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू भी खामनेई को चेतावनी दे रहे हैं। खामनेई को क्या चेतावनी दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि खामनेई के सारे ठिकाने जो हैं वो हमारे टारगेट पर हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने जिस तरीके से तेल अवीव को निशाना बनाया है और उसके बाद जितना नुकसान हुआ, उसके बाद बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं वो कहीं छुप गए, कहीं उड़ गए, किसी दूसरे मुल्क चले गए। ये भी एक बात निकल कर सामने आती है। एक बात और है कि इसमें थोड़ी सी ताकत यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट इसी बात से शुरू हुआ कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के करीब है। ये दावा किसने किया? इजराइल ने किया और कहा कि ये हमारी अस्तित्व के लिए ख़तरा है और इसलिए हमने ये हमला किया। शुरुआत में ही नेतन्याहू की तरफ से बयान निकल कर सामने आया। लेकिन इजराइल जो है वो खुद ये नहीं बताता कि वो परमाणु संपन्न है कि नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS की रिपोर्ट्स में यह दावा किया कि इजराइल के पास 100 से 200 तक परमाणु हथियार हैं। इजराइल ने अभी इसके बारे में कभी बताया नहीं है, लेकिन ईरान ने कहा है कि उसकी पूरी जानकारी उसके पास है। हाल ही में ये जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसके पहले ही ईरान ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज़ हैं, पुख्ता दस्तावेज़ हैं, हज़ारों की संख्या में वीडियो भी हैं और हमारे पास फ़ोटो भी हैं और दस्तावेज़ भी हैं, हम जल्दी खुलासा करेंगे। लेकिन इसके पहले ये अटैक शुरू हो गया और चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, तो अभी
ईरान जो है वो परमाणु शक्ति हासिल करना चाहता है, ये इजराइल का दावा है, और ईरान के पास ये ताकत नहीं है। दूसरी तरफ नातांज में और बाकी जगह परमाणु फैसिलिटी जो हैं वहाँ पर धमाके धमाके किए गए, और इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने पूरी परमाणु फैसिलिटी जो है उसको नष्ट कर दिया है, और ईरान अब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसका कई सालों पीछे चला गया है। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा कि उसने जो 60% तक परमाणु संवर्धन कर लिया था अब उसके कुछ काम का नहीं है, और ये ईरान पीछे खिसक गया है। इस बात की संभावना कम है कि ज़मीन पर लड़ाई हो या ईरान से सीधी कोई लड़ाई इजराइल की हो, ये कम नज़र आती है। ईरान के अहम ठिकानों पर हवाई हमले करने की पूरी क्षमता बताई जाती है। 13 जून को जैसे इजराइल ने कर दिया, क्योंकि स्टेल्थ जेट्स का इस्तेमाल किया गया। स्टेल्थ जेट्स का मतलब ये होता है कि वो जब निकलेंगे तो वो किसी रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। हालांकि इस हमले के बाद ईरान की तरफ से उसके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, और ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरह से ये बदला लेंगे और इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। दूसरी तरफ वहाँ पर खामनेई जो हैं उनको भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात ये कि इसमें कुछ जानकार क्या कह रहे हैं, उसमें इस बात में कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान इसमें पीछे हटता है, जवाब नहीं देता है, तो खामनेई के खिलाफ वहीं पर बगावत शुरू हो सकती है। खामनेई को इस सद्दा से बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि अब वहाँ के लोगों का खून उबाल मार रहा है और वो चाहते हैं बदला। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है? इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि तेल के दाम में 12% का इजाफा हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में ये मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, आने वाले वक्त में हो सकता है अगर ये और बढ़ता है तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ सोने के भाव भी चढ़ते जा रहे हैं। तो ये दो खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, लेकिन अभी ऐसा नज़र नहीं आता कि इजराइल और ईरान के बीच कोई बात बनती नज़र आ रही, क्योंकि दोनों एक दूसरे को धमकाते नज़र आ रहे हैं कि अंजाम बुरा होगा। धन्यवाद।